कांग्रेस का मास्टर प्लान तैयार। क्या राहुल गांधी लगाएंगे नैया पार? राहुल एमपी में बिताएंगे 18 दिन। बीजेपी ने दौरे पर कसा तंज। 2018 की तरह मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ही कांग्रेस की खैवनहार होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अभी से उनके लिए प्लान तैयार कर लिया है। अगले महीने कन्याकुमारी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। यह यात्रा मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 18 दिन गुजारेंगे। नवंबर में बुरहानपुर से यह यात्रा निकलेगी। कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा का प्रोग्राम आदिवासी इलाके से निकालने का बनाया है। खास तौर से मालवा निमाड़ पर फोकस है, क्योंकि यहां बीजेपी की मजबूत पकड़ है, जबकि कांग्रेस के हाथ से कुछ इलाके निकल गए हैं। राहुल जी जो है भारत जोड़ो यात्रा, जो उनकी पद यात्रा होगी, पैदल चलेंगे पूरी यात्रा में वो, और कन्याकुमारी से प्रारंभ होकर वो कश्मीर तक जाएगी। मध्य प्रदेश में राहुल जी का आने का प्रोग्राम नवंबर में होगा और लगभग 17-18 दिन वो मध्य प्रदेश में रहेंगे। तो ये नवंबर में प्रारंभ होगी। बुरहानपुर से ये पद यात्रा वहाँ से चलती हुई आएगी महाराष्ट्र से, और सीधा जनता से संपर्क करेंगे, बातें करेंगे, गांव में रात को रुकेंगे। और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की टीम है हमारी, उसकी भी हमने अलग अलग ड्यूटी लगाएंगे। राहुल की यात्रा खंडवा, खरगोन, धार, इंदौर के रास्ते आगे बढ़ेगी। कांग्रेस की कोशिश है कि राहुल गांधी के चेहरे को आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचाकर आदिवासी वोटरों को रिझाया जाए। हालांकि बीजेपी राहुल गांधी की मध्य प्रदेश दौरे पर तंज कस रही है। एक बार उन्होंने दौरा किया था बुंदेलखंड का, और एक अनुसूचित जाति के भाई के घर रोके थे, और बाद में वहाँ से सारे कमोड अमोड सब उखाड़ के लोग कांग्रेस को लोग ले गए थे, और उस बुंदेलखंड में कभी लौट करके नहीं आए। उनके मध्य प्रदेश आने से न कोई असर पड़ने वाला, और मध्य प्रदेश के अंदर वो हमेशा ही देखते हैं। तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो लगातार काम करने का प्रयास कर रहा है। न उनके आने से कोई असर पड़ने वाला, और न वो यहाँ आए और खूब रहें। कुल मिलाकर 2023-24 से पहले कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को केंद्र में रखा है। साथ ही कांग्रेस का फोकस आदिवासी और दलित वोट बैंक पर भी है, क्योंकि प्रदेश की करीब 100 सीटों पर आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। यही वजह है कि आदिवासियों को साधने की कोशिश में कांग्रेस है। वहीं बीजेपी भी आदिवासियों को रिझाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। मतलब साफ है कि अगले कुछ महीने में प्रदेश में आदिवासी वोटर ही सियासी दलों के रडार पर होंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस की राहुल राह। अब इसे जिस भी नज़रिए से देखा जाए, लेकिन राहुल गांधी उस राह पर निकल पड़े हैं जिस राह पर राजनेताओं को तब निकलना पड़ता है जब उन्हें लगता है कि अब यही एक महत्वपूर्ण या एकमात्र विकल्प बचा है अगर उन्हें मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। राजनीति में यात्राओं का बड़ा महत्व है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो विशेष रूप से यात्राओं का महत्व है, क्योंकि इस पार्टी ने आडवाणी जी की रथ यात्रा के ज़रिए राम जन्मभूमि आंदोलन को न सिर्फ एक ऊंचाई दी, बल्कि उसने पार्टी के लिए एक टैग पार्टी को मिला, हिंदुत्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा पार्टी को इस मायने में मिला कि समीक्षकों ने, आलोचकों ने, विश्लेषकों ने, तीनों ने पार्टी को ये बात कही कि ये हिंदुत्व की प्रतिनिधि पार्टी है। इंदिरा जी की बात करें तो अपने जीवन में उन्होंने भी एक कोई विराट यात्रा जैसी चीज़ तो मुझे स्मरण नहीं होती है, लेकिन समय समय पर उन्होंने भी ऐसे मसले और मुद्दे चुने जहां उन्हें यात्राओं पर निकलना पड़ता था। दिग्विजय सिंह जी जो 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 93 में उनको उनके राजनीतिक गुरु महेश जोशी जी ने सलाह दी थी कि एक गाड़ी लीजिए, उसकी छत पर एक चारपाई या खटिया बांधिए, और 320 सदस्यीय विधानसभा उस समय होती थी, और पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को नाप डालिए। और दिग्विजय सिंह जी ने टाटा की एक गाड़ी ली और वाकई उसकी छत पर उन्होंने अपना बुरिया बिस्तर बांधा और नाप डाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को। परिणाम भी अच्छा रहा। पिछली बार भी दिग्विजय सिंह नर्मदा यात्रा पर निकले थे, और समीक्षक कहते हैं कि उसका भी कुछ लाभ पार्टी को मिला ही। लेकिन राहुल गांधी न सिर्फ आलोचकों के निशाने पर हैं, बल्कि अपनी ही पार्टी में वो अनेक नेताओं के निशाने पर हैं।
अब उनकी रथ यात्रा कितनी कारगर और कितनी असरदार होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो मध्य प्रदेश को बहुत महत्व दे रहे हैं, क्योंकि देश में जो 3 हिंदी बेल्ट के चुनिंदा राज्य हैं जहां कांग्रेस ने 2018 में अच्छा प्रदर्शन किया, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। भले ही उसकी सरकार यहाँ नहीं बची, राजस्थान में उसकी सरकार है, पड़ोसी छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार है। इसीलिए राहुल गांधी ये जानते हैं कि अगर इन तीनों हिंदी भाषी राज्यों से, हिंदी बेल्ट के राज्यों से 2023 में कोई गड़बड़ हो गई और कांग्रेस यहाँ से साफ हो गई, तो फिर ताकतवर बीजेपी को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि हमने कांग्रेस मुक्त भारत की नींव रख दी है, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अब वो एक उस स्थिति में नहीं है जैसे कभी होती थी। खैर, ये तो सब वक्त के 2023 के गर्भ में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बहरहाल राहुल राह पर हैं और अपनी पार्टी को भी क्या वो राह पर लाएंगे, ये बड़ा सवाल है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक आशीष शर्मा जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। संजय यादव जी कांग्रेस के विधायक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय जबलपुर से, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और जय नागड़ा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, खंडवा से हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। जय जी, बड़ी देर की मेहरबान आते आते, ये मिसाल भी दी जा सकती है, लेकिन राजनीति में कभी देर होती भी नहीं और कभी जल्दी करने की भी कोशिश करिए तो उसमें भी चुनौतियां पैदा होती हैं। आप किस तरह देखते हैं राहुल गांधी जी को, क्योंकि कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक, जिस पर इस समय बीजेपी की बड़ी निगाह है, चाहे रानी कमलापति स्टेशन हो या आदिवासी सम्मेलन हो या आदिवासियों पर केंद्रित राजनीति की बात हो, भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत ही ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई नजर आ रही। मध्य प्रदेश, राहुल गांधी, कांग्रेस, कैसे देखते हैं आप? शरद जी, जैसा आपने कहा कि भारतीय राजनीति में यात्राओं का बड़ा महत्व रहा। हम इसके पहले भी यदि जाए तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी जब दक्षिण अफ्रीका से आए तब उन्होंने हिंदुस्तान यात्रा की थी। इसके दो तरफा मायने होते हैं। एक तो आप देश को समझ पा रहे हैं और देश आपको समझ पाता है। यात्राओं का एक मकसद यह है, और बीजेपी के लिए जैसा आपने कहा कि राम रथ यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण रही, और उसने एक बीजेपी को 2 सीटों से ला करके आज इस स्थिति ला दिया कि तो देश में न केवल केंद्र में सरकार में है, बल्कि अधिकांश प्रदेशों में वो छा गई है। इसके बाद आप मुरली मनोहर जोशी जी ने तिरंगा यात्रा निकाली थी, वो भी पूरे देश में निकली थी। और तो मुझे लगता है यात्राएं महत्वपूर्ण है। अब बात यह है कि इस यात्राओं से जो फीडबैक आप लेते हैं, उससे आप अपने अंदर किस तरह का सुधार करते हैं और जनता में किस तरह का मैसेज देते हैं। और मध्य प्रदेश की जहां तक बात है, ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति लगभग बराबरी की स्थिति है, क्योंकि पिछली चुनाव में यदि देखें तो मध्य प्रदेश को हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस यहाँ पे जीत नहीं रखती। पहली बार सरकार बनाई तो एक का जो घटनाक्रम हुआ उससे सारी चीजें स्थिति बदली है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसलिए कहीं ना कहीं पार्टी का, क्योंकि उसे वो एक बार चुनाव जीत चुकी है और उसको आगे संभावनाएं दिखती है। और अभी यदि हम नगर निकायों के परिणामों की भी बात करें तो कुछ न कुछ उत्साहवर्धक नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए हैं। तो मुझे लगता है कि हम इन यात्राओं को एकदम दरकिनार करके नहीं देख सकते। अब ये कितना प्रभाव छोड़ेंगी, कितना असर पैदा करेंगी। और अच्छी बात यह है कि कांग्रेस इस बार सारा काम समय पे कर रही है। ये वैसा ही है कि जब बिजाई करने पहले आपको खेतों को हल्ला पड़ता है, ये शायद वो प्रोसेस है जो वो कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कितनी असरदार या कारगर होती है ये यात्रा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कांग्रेस इस समय उसी मिट्टी और उसी ज़मीन पर अपनी पहचान को ढूंढ रही है जहां कभी उसका दबदबा होता था। खुद राहुल गांधी जी को दक्षिण भारत केरल जाना पड़ा और वहां से वो लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ये चुनौतियों की तरफ तो इशारा करता है कि कांग्रेस के लिए चुनौतियां बहुत गहरी हैं, लेकिन चुनौतियों से लड़ना ही एकमात्र विकल्प होता है। और राहुल गांधी अब उसी विकल्प को चुनकर मैदान में उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। आशीष जी, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हों, कार्यकर्ता हों, वो सब भली भांति जानते हैं और पूरा देश भी जानता है कि गांधी परिवार की विरासत को चाहे राहुल और प्रियंका आगे बढ़ा रहे हों,
लेकिन जो एक चमत्कारिक प्रदर्शन की उम्मीद उनसे कांग्रेस जन और देश की आम जनता कर रही थी, वो अभी तक उनके पिछले 15-20 वर्षों के राजनीतिक जीवन में कहीं देखने के लिए नहीं मिला। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे सर्वमान्य नेता हैं। और इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर चाहे राहुल गांधी आए या कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता आए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जड़ें किसी से हिलने वाली नहीं है। सबको अपने अपने राजनीतिक भविष्य के लिए तैयारियां करने का अधिकार है, लेकिन पूरा भारत जानता है, मध्य प्रदेश भी जानता है कि राहुल गांधी अगर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर पाए तो मध्य प्रदेश में उनके आने से कौन सा चमत्कार हो जाएगा। जहां राजस्थान में उनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, वहां पर भी जिन दलित आदिवासी भाइयों पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ वो एक शब्द नहीं बोलते, और यहाँ आकर उन्हें आदिवासी वोट बैंक को रिझाने के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही है। आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। निश्चित ही इस बार जो 2018 का विधानसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस ने जो वचन पत्र दिया था उसके भ्रम जाल में एक बहुत बड़ा तबका आ गया था, लेकिन उन्होंने देख लिया कि इस वचन पत्र का क्या असर कांग्रेस की सरकार के समय हुआ, और इसलिए वो वोट बैंक पूरा भारतीय जनता पार्टी को वापस से मिलेगा और मध्य प्रदेश में हमारी अच्छे बहुमत की सरकार बनेगी। इन यात्राओं से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और विकास पर किसी तरह का असर पड़ने वाला नहीं है। चलिए, शुभकामनाएं आशीष जी आपको, आपकी चिंतन और दृष्टि के लिए, और कांग्रेस को भी शुभकामनाएं, क्योंकि ये आप दोनों का अधिकार है कि राजनीति में आप खम ठोक कर उतरें। और मध्य प्रदेश के राजनीतिक अखाड़े के दो ही मजबूत पहलवान हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। कुछ पहलवान ज़रूर कांग्रेस के कई बार कांग्रेस की रीति नीति से कुछ क्षुब्ध नज़र आते हैं, बहरहाल वो एक अलग बात है। संजय जी क्या सोचते हैं कि राहुल गांधी के आने से राह कांग्रेस की कितनी आसान होगी? क्या कहेंगे संजय जी, लंबे समय बाद दुंदुभी बजी है और आपकी पार्टी के सबसे पसंदीदा फेवरेट और पुरोधा, और जो जिनके हाथ, जिनको कर्णधार भी कहें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वो मध्य प्रदेश आ रहे हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे जी? जहाँ तक बात है राहुल जी की यात्रा की, तो गांधी परिवार ने हमेशा देश के लिए काम किया है। वो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अगर कोई यात्रा कर रहा है भारत को जोड़ने के लिए, भारत की संस्कृति विरासत को बचाने के लिए, तो इनको स्वागत करना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं भाई? अगर हमारी परंपरा है, जो हमारा अपने प्रदेश का यह है कि जो भी कोई यात्रा करता है तो उसका स्वागत किया जाता है, सम्मान किया जाता है। आपको स्वागत सम्मान करना चाहिए, ना कि उससे घबराहट भय नहीं बैठना चाहिए। जैसे अभी आप पीटी शर्मा जी कह रहे थे, या आप कह रहे थे कि आडवाणी जी, स्वाभाविक आडवाणी जी ने यात्रा की थी, अटल जी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, बरसों काम किया, तब उनकी मेहनत से आज सत्ता मिली। तो हमारी संस्कृति तो इनकी तो नहीं है कि आज जिनके कारण सत्ता मिली, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, आज उनको भुला दिया जाता है, उनको किनारे बैठा दिया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। जहाँ तक बात है यात्रा की, तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने हमेशा देश के लिए, चाहे आज़ादी के आंदोलन के लिए, कांग्रेस के लोगों ने यात्राएं की है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी यात्राएं की नहीं है, या संस्कृति की बात या काम की बात करती है, बहुत काम किए। कौन से काम किए? एक आध काम तो बताओ कोई बड़े इन 15 सालों में, जिसने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया हो कि मध्य प्रदेश में इतने औद्योगिक फैक्ट्रियां आ गई, या शिक्षा का स्तर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज भी मध्य प्रदेश में विकास के मामले में मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है। इन 15 सालों में आदिवासियों की जो दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी जी पर भी रही है सर, आदिवासियों मेरा निवेदन है, राहुल गांधी पर बात है। आज राहुल गांधी की विधानसभा के सत्र में विकास पर चर्चा करेंगे संजय भैया। आज संजय यादव जी आज तो आप राहुल गांधी, कांग्रेस में कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। आज मैं उनका बयान सुन रहा था, कांग्रेस में उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, वो भी अपनी पार्टी से खफा। 24 घंटे जी देखिए, हमारे मंच पे हमारी बात हम करेंगे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की राहुल जी की बात है, तो राहुल जी से भारतीय जनता पार्टी भयभीत तो घबराहट में रहती है। अरे गुलाम नबी आजाद जी ने क्यों आरोप लगाती? जो आप रही बात यात्राओं की, वापस कर दी, तो कोई भी बताइए ना। आशीष भाई मैंने आपको पूरी बात सुनी, आप मेरी बात बोलिए बोलिए इस बात का आप जवाब देना। मेरा कहना है शरद जी कि निश्चित रूप से यात्रा का, और किसी समाज के लिए, देश के लिए अगर वो यात्रा की जाए तो उसका लाभ जरूर मिलता है।
क्योंकि हम भारत के जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं राहुल जी, तो मैं उनकी सराहना करता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है। और कोई भी चीज़ का तत्कालीन लाभ नहीं मिलता। आज़ादी का आंदोलन मिला, इतने वर्षों चला, तब हमें सफलता मिली। आडवाणी जी, अटल जी ने इतने सालों संघर्ष किए, तब भाजपा को सफलता मिली। अब भारतीय जनता पार्टी से देश को छुटकारा दिलाने के लिए, ऐसी ताकतों से छुटकारा पाने के लिए समय तो लगेगा। यहाँ जनता के पास देर है अंधेर नहीं है, वो भी समय आएगा। निश्चित रूप से राहुल जी की यात्रा का फायदा मिलेगा। और जहाँ तक बात रही आपने आदिवासियों की बात की, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, इंदिरा जी ने, अर्जुन सिंह जी ने, कमलनाथ जी ने 15 महीने जितनी भी आदिवासियों के शिक्षा का स्तर उठाने के लिए या उनके देव स्थल संवारने के लिए जो भी योजनाएं की थी, इन्होंने बंद कर दी। तो ये तो आदिवासी विरोधी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जी, हमेशा आदिवासियों के हित के लिए काम करती है। जी, एक संक्षेप में जवाब दे दीजिए, जो मुद्दे संजय जी ने आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, उनका जल्दी से आप जवाब दे लीजिए। बीच में आप कहना भी चाह रहे थे, फिर मैं विधानसभा का सत्र आने वाला है, उसमें विकास से लेकर जिस मुद्दे पर भी कांग्रेस चर्चा करना चाहती है, हम मुझे बोलने नहीं दीजिए। हम आप ऐसे तो कांग्रेस ही सुनते नहीं है, ना सदन के अंदर सुनते हैं, ना सदन के बाहर सुनते हैं। भाई 15 विकास के हर मामले पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। 15 महीने के और मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप विकास 2023 में चीज दिखेगी, कर लो आपकी इनकी पार्टी के अंदर ही आपकी सरकार है। अभी संजय यादव जी आज ही कहीं बयान दे रहे थे के बारे में 24 घंटे पार्टी के फोरम पर उनकी बात सुनने वाले ही कोई नहीं है। अभी किसी चैनल पर मैं सुन रहा था कि कांग्रेस में संजय यादव जी की बात सुनने वाला कोई नहीं है। विकास की बात करो ना, पार्टी की विकास की बात से क्यों भटक रहे हैं आप? पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। मैं अपनी पार्टी में जो है, हम लोग खुल के कहते हैं इतनी आजादी तो है। अच्छा, पूरे भारत को समझे आपके कहां पर आदिवासियों का पहनावा क्या है, कहां पर किस तरह की संस्कृति है, वो भारतीय देखेंगे आदिवासियों को भारत में सरकार बनाने के लिए काम कर पाएंगे, कोई पार्टी नहीं करती। आपने तो आदिवासियों को राहुल गांधी को घुमाना चाहिए, इनको चप्पे चप्पे तक ले जाना चाहिए, सोयाबीन की फसल दिखाना चाहिए, राहुल जी का स्वागत करना चाहिए कि मध्य प्रदेश में खेतों में बेहद मध्य प्रदेश की संस्कृति है, आपको राहुल जी का स्वागत करना चाहिए, आप दोनों आपको सम्मान करना चाहिए। तेजी से आता हूं दूसरे राउंड की तरफ। जय जी, महत्वपूर्ण सवाल यही है, राहुल गांधी की यात्रा पर फिर हम लौटते हैं। राहुल गांधी जी को लेकर बहुत सारे एलिगेशन आए हैं सामने से, उनकी अपनी पार्टी से भी आए हैं। पार्टी में G21 जैसा एक समूह भी माना गया कि साहब ये उन लीडर्स का एक समूह है जो चाहता है कि अध्यक्ष पर जल्दी फैसला हो और अध्यक्ष नेहरू गांधी परिवार से हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तमाम तरह की चीज़ें सामने आई। बहुत साल पहले, करीब 10 साल पहले, कांग्रेस के ही एक बड़े नेता उन्होंने एक बात कही जो एक बड़े अंग्रेज़ी अखबार में इंटरव्यू छपा कि इट सीम्स दैट कि राहुल गांधी रिलेक्टेंट लीडर है, एक अनिच्छुक राजनेता है। वो किसी जिम्मेदारी को लेने के पहले बहुत सोचते हैं, बहुत झिझकते हैं। ये तमाम चीज़ों के बीच में राहुल गांधी ने इन आरोपों को लेकर, उनकी अपनी एक शैली रही है, उस शैली से वो हटे नहीं पीछे, वो डटे रहे। वो कहते रहे कि अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो किसी को भी बनाइए। लेकिन कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार के अलावा बात आगे बढ़ती नहीं है, ये कोई रहस्य नहीं है। इन परिस्थितियों में ये यात्रा, किन चीज़ों का ध्यान कांग्रेस को और राहुल गांधी को रखना होगा कि ये यात्रा, क्योंकि ये आखिरी उम्मीद है और इस यात्रा के बाद अगर शुभकामनाएं हैं राहुल जी को, कांग्रेस को, कि वो परिवर्तन जिसकी ओर सोच रहे हैं उसकी तरफ वो बढ़ें। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो फिर इसके बाद शायद अब हारे तो सब हारे जैसी बात हो जाएगी। जी, निश्चित रूप से शरद जी, आप जो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के लिए करो या मरो की बात है। गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, और लंबे समय बाद दिग्विजय सिंह जी ने यही बात रतलाम में कही थी, करो या मरो। अब कांग्रेस को ये तय तो करना पड़ेगा कि जिस तरह से वो हाशिए पे आई है, जिस तरह का उसने लगातार नुकसान उठाया है, उससे वो क्या सबक लेती है। और ये यात्राएं निश्चित रूप से, और किसी भी पार्टी में आंतरिक एक लोकतंत्र होता है और लोग अपनी बात कहते हैं, आक्षेप लगाते हैं, और ये पार्टी को परिष्कृत करता है। चाहे बीजेपी में ये बात आए, चाहे कांग्रेस में आए, तो मैं नहीं मानता कि इसको हमको कि बिल्कुल एक सुर में सारे चलना चाहिए, तो जरूरी नहीं। आप यही एक पूरे देश में हमारे जो डेमोक्रेसी है इसकी खूबसूरती है कि आप अपनी पार्टी के खिलाफ भी यदि कोई बात कहे तो उसको स्वीकारना चाहिए। हाँ, ये अपन हाईकमान में होना चाहिए कि किस तरीके से लेता है। वो यदि अपने अहंकार के साथ जोड़ देता है तो फिर वो पार्टी को रसातल में जाने से कोई रोक नहीं करता। लेकिन यदि कोई सच बात आती है सामने, चाहे वो शीर्ष कमान के सामने आती है,
और वो यदि इससे अपना कोई सबक लेता है, सुधार लेता है, और मुझे लगता है इस यात्रा का यही मकसद होना चाहिए कि कांग्रेस इस समय सीधे सीधे रूबरू होगी। ऐसे उसका वोट बैंक उससे छिटका है, उसका कार्यकर्ता उससे छिटक गया है, ये यदि जानने के लिए ये यात्रा है तो निश्चित रूप से ये मायने रखेगी। और ये यदि तमाशे के रूप में देखते हैं तो मुझे लगता है कि फिर वहीं अब खड़े हो जाएगी कांग्रेस। तो कांग्रेस को बहुत तैयारी के साथ जाने की जरूरत है, और ये टू वे होना चाहिए कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो लोगों से जो मैसेज आ रहा है उससे अपने अंदर किस तरह का बदलाव लाना चाहते हैं। यदि इस परिपक्वता के साथ ये यात्रा होती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगी। संजय जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है, जो बात आशीष जी कह रहे थे, कांग्रेस एक खुले मन की पार्टी है, आंदोलन की पार्टी है। बीजेपी की तुलना में वहाँ नेतागण अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से रखते हैं, कांग्रेस बीजेपी में भी रखते हैं, लेकिन वहाँ ये बस इतना अंतर है कि आप खुलेआम कह सकते हैं। उनके यहाँ ये चीज़ अपेक्षा रखी जाती है कि आप खुलकर बोलिए, अपने टॉप लीडर्स के विरुद्ध भी बोलिए, लेकिन पार्टी की बंद कमरों की बैठक में संगठन के अहम नेताओं के सामने। आपने भी कुछ बिंदुओं को लेकर अपनी बात कही है, निकाय चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर, जो आपका अधिकार है। क्या राहुल जी से ये भी अपेक्षा है कि वो आप जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता सबको सुने और सुनकर एक मैकेनिज्म तैयार करें जिससे कोई भी पार्टी में अपने को उपेक्षित फील नहीं करे, क्योंकि अल्टीमेटली पार्टी का कार्यकर्ता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जी संक्षेप में संजय जी, वक्त कम है, 30 सेकंड में अपनी बात। जी मेरे को मैं शरद जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो कमी है कि जो हम बात जनता की बात या कार्यकर्ताओं की बात रखने के लिए अगर फोरम में रखते हैं तो उसकी सुनवाई नहीं होती, तो हमें आपके माध्यम से रखना पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी में तो कहीं नहीं जाती क्योंकि बोलने का अधिकार नहीं है। अगर उनको बोलने का अधिकार होता तो बंद कमरे के बाहर भी तो कोई बोल सकता रहा। तो ये भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस में ये फर्क है कि भाजपा के लोग घुटन महसूस करते हैं और हम लोग जो बात सच रहती है वो कह के कम से कम मन में तो कोई बात नहीं रखती, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत निराश है, हताश है। ये आपस में हम लोगों को बोल सकता है लेकिन पार्टी में नहीं बोल सकता, क्योंकि उनके आप न सुनने का अधिकार है न बोलने का अधिकार है। तो ये स्वतंत्रता उनके पास नहीं है, हमारे पास है। फिर तो भी आपके यहाँ से लोग चले आते हैं, बीजेपी सुनते तो है पर करते कुछ नहीं है। इनके यहाँ सुनने की आजादी है, कहने की आजादी है, पर सुनने और कहने के बाद भी कोई अमल नहीं होता। इतने सारे वैचारिक कार्यक्रम इन्होंने किए, आशीष भाई, इतने सारे कार्यकर्ताओं से संवाद किया, चिंतन शिविर लगाया, उन चिंतन से निकल कर के आया ये आज तक कांग्रेस ने गडकरी जी को भ्रष्टाचार के जितने आरोप गांधी परिवार पर चलिए वो एक अलग विषय है, जिनकी सुनवाई चल रही है। लेकिन जी वो एक महत्वपूर्ण बात, गडकरी जी को आपने क्यों हटाया? मोदी जी से अच्छी छवि। अरे हमारे यहाँ भूमिका संगठन तय करता है। गडकरी जी हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन हमारे यहाँ संगठन भूमिका तय करता है। और आपके यहाँ तो गुलाम नबी आजाद को आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, उन्होंने मना कर दिया, मैं काम नहीं करना चाहता गांधी परिवार के। चलिए मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, अब वक्त मेरे पास कम है। संजय जी बहुत धन्यवाद, आशीष जी आपका बहुत धन्यवाद, जय जी आपका बहुत धन्यवाद, नमस्कार।